वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। इस दुनिया में आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है समय और शिक्षा। अगर इन दोनों का सही तरीके से सही उपयोग कर लिया जाए तो इंसान जो है वो एक सही जगह पहुंच जाता है। पर लेकिन एक और चीज है आज की डेट में, अगर इनके अलावा मैं आप लोगों को बोलूं समय, शिक्षा, इसके अलावा क्या है बताइए आप लोग आज की डेट में। एक है ऑक्सीजन। तो समय, शिक्षा और ऑक्सीजन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मजाक की बात नहीं है यार। आज की डेट में अगर देखें तो अभी भी कॉन्टिन्यूसली जो है हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां हम लोग प्रॉपर वे में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने देख रहा होगा जो अभी रिसेंटली जो राहुल बोरा जी थे, जो रिसेंटली अभी जिनकी डेथ हुई, एक यूट्यूबर थे जो फैमिली फ्रेंडली काफी वीडियो बनाया करते थे। तो रिसेंटली जब उनका वीडियो जो है वो वायरल हुआ यूट्यूब पर, तो कई सारे जो लोग हैं वो रियलिटी में समझ पाए कि एक नॉर्मल पर्सन की तो जिंदगी समझ में आती है, एक एक्टर जो कि काफी इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी माना जाता है वो भी इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो समझिए कि जो आम जनता है उसके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा होगा। तो जो उनकी वो वीडियो थी वो एक रुला देने वाली वीडियो थी, जो लास्ट में उनके द्वारा मैसेज दिया गया कि यार खाली मास्क लगा दिया है, वो ऑक्सीजन का जो बेसिकली जो डब्बा सा होता है वो लगा दिया है, उसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, बस उसको लगा दिया गया है और ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे। मतलब ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है हॉस्पिटल में। तो समझ सकते हैं आप लोग की क्या सिचुएशन है आज की डेट में, किस तरीके की व्यवस्था है हमारी कंट्री में जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। चलिए जो भी है उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर आगे बात करें यहाँ पर समय और शिक्षा जो है उसका सही उपयोग करना काफी ज्यादा जरूरी है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको समय पर शिक्षा नहीं मिलती है, और जब समय होता है उस टाइम पर उसका कोई ज्यादा महत्व होता नहीं है। कई बार ये ऐसा होता है अगर सही इंसान को सही तरीके से सही टाइम पर सही सलाह मिल जाए तो सही जगह पर पहुंच जाता है। आप लोगों ने सुना है कि आज की डेट में कई सारे लोग ये बोलते हैं कि इंटरनेट का जमाना है, काफी कुछ आसान हो गया है। एक टाइम ऐसा था कि ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। पर लेकिन दूसरी साइड में ये बोलना भूल जाते हैं कि इंटरनेट का जमाना है, सही है, सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, पर लेकिन डिस्ट्रैक्शन जितने ज्यादा आज की डेट में हो गए हैं, जितने ज्यादा है आज की डेट में आप लोगों को चीजें जो हैं कई कई घंटे आप लोग जो बैठे रहते हैं ऑनलाइन और जो दुनियादारी आप लोग करते हैं, जितना ज्यादा समय आज के डेट में बर्बाद होता है उतना ज्यादा समय पहले नहीं होता था। पहले लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई कर पाते थे। तो ये भी एक काफी बड़ा फैक्ट आ गया है। यानी कि अगर कोई आप लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी है तो उसके सामने कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यही कला है जिंदगी जीने की कि इन दिक्कतों के साथ में आप लोग कैसे इस चीजों को टैकल कर पाते हैं। तो जो कोई अच्छे से टैकल करके ले गया उसकी बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर आप लोग जाने, फिर तो दुनियादारी में फिर सब गालियां गालियां हैं कि हाँ कुछ नहीं किया, अब जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आगे भी जिंदगी बर्बाद करेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप भी, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, सही समय है, समय का इस्तेमाल कर लो, सही रहोगे, वरना जिंदगी भर पछताओगे और फिर बोलोगे काश ये हो गया होता। तो जिंदगी में वो काश आने लगे इससे पहले आप लोगों को जिंदगी में थोड़ा कुछ कर लेना चाहिए। ऐसी बातें हैं कुछ, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा ये डिस्कशन है, तो टकटकी लगाकर इस लेक्चर को देखेगा। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसके बाद में फिर आप लोगों को ये पूरी वीडियो के अंदर काफी सारे आंसर भी मिलेंगे और डिटेल में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। और वीडियो के एंड में जो क्विज होता है कल का, यानी कि लास्ट डे का, उसको रिवाइज कर जरूर जाया कीजिए अगर सीरियस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि काफी जरूरी है 24 घंटे के अंदर अंदर चीजों को रिवाइज कर लेना जो आप लोगों ने एक बार पढ़ी है, ठीक है। आइए बात करते हैं। बात की जा रही है इंटरनेशनल नर्सेज डे के बारे में। जो नर्स होती है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की डेट में। तो खासकर अगर हॉस्पिटल के अंदर बात करें, बहुत सारी नर्सेज की कमी भी चल रही है, बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो कोविड-19 से पॉजिटिव पा चुकी हैं, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो थीम क्या है यहाँ पर 2021 की 12 मई की, ये आप लोग को बतानी है। वर्ल्ड फर्स्ट जो ऑर्गेनिक स्टेट है जिसको अवार्ड दिया गया, जो यूएन का फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड, इसको ऑस्कर की कैटेगरी के साथ में भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो अवार्ड है ये हमारी कंट्री के एक राज्य को दिया गया। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है यहाँ पर, ये जो राज्य है ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है हमारी कंट्री में। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सा ये राज्य है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पहला राज्य ऐसा बना जो कि एक ऑर्गेनिक राज्य बना हमारी कंट्री का। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसमें MIV, ठीक है। तो ये MIV क्या है, इससे क्या किया जाएगा, जो गांव वाले एरिया है उसमें इंश्योरेंस कवर को बेसिकली बढ़ाया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा काफी कम लोग आज के डेट में गांव वाले एरिया में इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं। शहर में तो फिर भी लोग अवेयर रहते हैं कि यार इंश्योरेंस ले लेते हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगी, पर लेकिन गांव वाले एरिया में काफी कम लोग आप लोगों को इसका यूज करते हुए नजर आएंगे। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए, जानेंगे पूरे डिटेल में इस इंफॉर्मेशन को। पार्लियामेंट के द्वारा इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाया गया 2021 का हमारी कंट्री में। तो ये जो बिल लाया गया इसमें क्या क्या चीजें चेंज करने की बात की गई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि पहले लिमिट जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है FDI बोलते हैं, उसकी लिमिट कितनी चेंज की गई ये आप लोगों को बताना है।
बात की जा रही है टेक्निकल ग्रुप के बारे में, जिसको SSC बोला गया है। ये अभी रिसेंटली ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा। तो ये SSC क्या है जानकर आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कि यार ऐसी भी चीजें हैं और इसको भी यहां पर आगे लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफी अच्छे से सोसाइटी को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, तो रट गया होगा। आर्टिकल कौन सा है यहां पर बताइए जरा, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। तो फंडामेंटल राइट में जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में आप लोगों को ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में आते हैं पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इसमें ये आर्टिकल नंबर कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। वाइस प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के वेंकैया नायडू जी हैं, उनके द्वारा अभी युद्धवीर मेमोरियल जो अवार्ड है वो यहां पर दिया गया। एक हैदराबाद बेस्ड जो गायनेकोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं एक तरीके से जो स्त्री विशेषज्ञ होती हैं, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर है इनको ये अवार्ड दिया गया। इनकी जो सर्विस है वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए, हेल्थ केयर उनको एम्पावरमेंट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रही, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो इनका नाम क्या है जिनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है CCSCH के बारे में। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर रिकमेंड करते हैं यहां पर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर खासकर 4 आज के डेट में अगर हमारी कंट्री में जो काफी लार्ज स्केल पर यूज की जाती हैं चीजें, जैसे लौंग हो गया, अजवाइन हो गया, तुलसी हो गया और अदरक हो गया, ठीक है। तो ये मसाले हैं जो स्पाइसेस हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार इनको आप लोग देख सकते हैं, इनका इंग्लिश में भी नाम याद रख सकते हैं, रख लीजिएगा। लौंग को बोलते हैं क्लोव्स, ठीक है। इसको बोलते हैं ओरेंगनो, ठीक है। ये क्या होता है अजवाइन। ये होता है यहाँ पर बेसिल, जिसको बोलते हैं आप लोग तुलसी, और जिंजर तो आप लोग जानते हैं अदरक, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पर लेकिन ये पर्टिकुलर जो कमेटी है इसका नाम आप लोगों को बताना है। तो काफी कुछ प्यारी न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर से बोलूंगा वीडियो के एंड तक वीडियो को टकटकी लगाकर देखिएगा। अगर कहीं पर लगता है ये डाउट है तो उसको जरूर पूछेगा, ताकि उस डाउट को क्लियर किया जा सके और अच्छे से चीजें समझेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि टाइम यूटिलाइज किया है, ठीक है। वरना पता चला जो वीडियो के एंड में क्वेश्चन होंगे उनका आंसर अगर ढंग से नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप लोगों को लगेगा यार टाइम ढंग से यूटिलाइज नहीं किया। तो इसलिए अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था इंटरनेशनल नर्सेज डे, तो जो नर्स होती हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर ये डे है, उनसे रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो फैलाई जाती है कि अगर नर्स के बारे में बात करें तो क्या उनका रोल रहता है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, क्या कमिटमेंट रहता है। आज की डेट में बात करें कोविड-19 के टाइम पर तो हेल्थ केयर सर्विस की रीढ़ की हड्डी बोल सकती हैं आप लोग नर्सेज को, तो काफी बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को याद रखना है। और जैसा कि अभी मैंने बताया था 2-3 दिन जो है अभी हॉस्पिटल में अभी लेट कर आया हूँ। एक जो रिलेटिव थे अभी वो बीमार थे, इसकी वजह से वहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही थी। कई सारे बच्चे बोले थे कि सर दिक्कत क्या होगी, वीडियो क्यों इस तरीके से आ रही है, आवाज क्यों ऐसी आ रही है। तो यार थोड़ा सा वहां पर ऐसी थी, कुछ सिचुएशन ऐसी थी वहां पर कि ज्यादा तेज भी नहीं बोल सकते क्योंकि बराबर के जो रूम रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे वहां पर आराम से बोलना पड़ रहा था, ठीक है। तो कई सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन कई बार आ जाती है, ठीक है। तो वहां पर वो सिचुएशन थी, तो जो नर्सेज थी काफी इंपॉर्टेंट तरीके से यार अपना रोल प्ले करती हैं। अगर आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा एक डेडिकेशन के तरीके से कई बार आप लोगों को एक काम करती हुई नजर आती हैं। उनका भी घर परिवार है, उसको छोड़कर कई कई घंटे वहां पर हॉस्पिटल में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो थीम है यहाँ पर ये थीम की जो बात की जा रही है, ये नर्सेज ए वॉइस टू लीड, ठीक है, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो ये थीम है अब की बार की, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर 2021 में जब कोविड-19 की बात चल रही है तो एक मोटा मोटा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर आज का इंपॉर्टेंट डे। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो आप लोगों को पिक्चर देखने को मिल रही है स्क्रीन के ऊपर, ये पानी है और ये पानी जो है ये बहुत पुराना पानी है यहाँ पर, मतलब कई सौ साल पुराना पानी है यहाँ पर ये, जिसके ऊपर स्टडी की जा रही है कनाडा के ऊपर। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये न्यूज है। कई सारी ऐसी न्यूज रहती है थोड़ी सी सरप्राइज करने वाली होती है। तो वर्ल्ड में ओल्डेस्ट वाटर यानी कि सबसे पुराना पानी पाया गया है कहां पर, ये है कनाडा के अंदर। तो ये जो कनाडा के अंदर पानी पाया गया, ये माना जाता है कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ के साथ में इसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है। 2016 में स्टडी की गई थी कैनेडियन जो यहाँ पर जियोलॉजिस्ट है, इनके जो भूवैज्ञानिक है उनके द्वारा, और ये देखा गया था कि यहाँ पर हमारी कंट्री में क्या बेसिकली पृथ्वी के ऊपर जो एक तरीके से जीवन की स्टार्ट हुई, तो इसी तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं मार्स के ऊपर भी यहाँ पर ऐसे कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। तो जो रिसर्च की जा रही है वो जो डिस्कवर किया गया यहाँ पर, ये बेसिकली जो डिस्कवरी यहाँ पर की गई डॉक्टर बारबरा सिरवुड जो लॉयर है यहाँ पर, उनके द्वारा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से रिलेटेड है। 2009 में इनके द्वारा यहाँ पर कनाडा की एक माइन से 1.6 बिलियन ईयर ओल्ड जो माइन है वहां पर, जो कि खासकर ओल्डेस्ट बोला जा रहा है कि प्लैनेट के ऊपर, वहां से जो पानी निकाला गया, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो सिरवुड लॉयर थे इनके द्वारा बेसिकली रिसर्च की गई यहाँ पर, जो ये एक माइन थी जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर किड क्रीक माइन, जो लोकेटेड है 2.7 बिलियन ईयर ओल्ड कनाडा के अंदर ये पाई जाती है।
खासकर बात करें अगर इसकी, तो ओल्डेस्ट है यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये टेक्टोनिक जो यहाँ पर टेक्टोनिकली जो एक्टिव जो पार्ट था पृथ्वी का, तो क्रस्ट का, तो उस टाइम से यहाँ पर इसको कंपेयर करके देखा जा रहा है। इसके बारे में आप लोग काफी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने एनसीईआरटीज में पढ़ी होगी, जो टेक्टोनिक थ्योरीज वगैरह होती हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर अभी क्या बात की जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पर ये जो इस पानी की जा रही है, ये हाईली सैलिन वाटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक पाथ ब्रेक डिस्कवरी यहाँ पर मानी जा रही है कि इसके अंदर जो माइक्रोबीज पाए जा रहे हैं, जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर बेसिकली नॉर्मली अगर इसको बोले तो इसको बोला जा रहा है यहाँ पर कीमोलिथोट्रोपिक, ठीक है। तो ये जो माइक्रोबीज जो बैक्टीरिया है यहाँ पर, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी यहाँ पर पढ़ी भी होगी ज्योग्राफी के अंदर कि जब जब जंगल में आग लगती है, तो जंगल में आग लगने की वजह से क्या होता है, जंगल जो है यानी कि जो फॉरेस्ट जो है, कई सारे ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो आग के नेचर में जलकर अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी कि उनको पता है आग लगेगी, तो उसी के हिसाब से वो अपना नेचर चेंज कर लेते हैं। कई सारे ऐसे फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो सर्वाइव करने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे बॉडी के अंदर जब आप लोग दवाई देते हैं, कई सारे ऐसे वायरस हैं जो सर्वाइव करने लगते हैं क्योंकि उनका नेचर ऐसा हो जाता है। और साधारण सा उदाहरण दूं तो रूम में मच्छर आप लोग देखते हैं, आप लोग मोर्टीन लगाते हैं, गुड नाइट लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, जो भी आप लोग लगा लीजिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि मच्छर जो है उनके ऊपर इंपैक्ट होना बंद हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। इसका मतलब ये कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करने लायक हो गए हैं, उनकी बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप कर लिया ताकि वो आप लोग के जो भी लिक्विड आप लोग लगाते हैं उससे वो लड़ सके। तो ऐसे ही एक्सट्रीम कंडीशन में कई सारे बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पर, तो उसके ऊपर यहाँ पर स्टडी की जा रही है। तो कनाडा के अंदर जो सील्ड है यहाँ पर, ये जो किड माइंस है यहाँ पर, इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर ये स्टडी की जा रही है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि कितनी पुरानी चीजें हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से जीवन की स्टार्ट हुई है, ये भी चीजें इस तरीके से देखी जा रही है। तो मिलियंस ऑफ ईयर जो है यहाँ पर, जब इतने लंबे समय से यहाँ पर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, तो जो पानी जो प्रिजर्व है, तो उसमें से जो चीजें निकल रही हैं उसको अलग तरीके से देखा जा रहा है कि कई सारी इंटरेस्टिंग रहस्य सामने निकल कर आ सकते हैं, ठीक है। देखिए साइंटिस्ट का जीवन यही होता है कि इस तरीके से चीजों को खोज निकाले। आज के में जो भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो साइंटिस्ट है उनका काफी बड़ा योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पर मसाले काफी फेमस है हमारी कंट्री में। अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा काफी चटपटी चीज खाना पसंद करते हैं। कई सारे लोगों को तो मिर्च खाना काफी पसंद है। मैं अगर मिर्च खाता हूँ, मुझे जरा सी मिर्च मैंने खाई, मुझे तो हिचकी आने लगती है। मिर्च मुझे ज्यादा मतलब एक तरीके से वो नहीं कहते कि मेरे शरीर को सूट नहीं करती है, ठीक है। मुझे पानी पीना पड़ता है, फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, तब जाकर मेरी हिचकियां बंद होती है। बहुत ज्यादा हिचकी आती है जरा सी मिर्च खाते ही। तो यहाँ पर अगर बात करें, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मिर्च के बिना स्वाद ही नहीं आता है। आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं? मिर्च खाना ज्यादा पसंद है या फिर मिर्च नहीं खा पाते हैं? बताइए जरा। बात करें कोडेक्स कमेटी के बारे में, तो कोडेक्स जो यहाँ पर बेसिकली कोडेक्स जो कमेटी है ऑन स्पाइसेस एंड जो कुलिनरी जो हर्ब्स है उनके बारे में अगर बात करें तो उनके द्वारा रिकमेंड दी गई है यहाँ पर 4 स्पाइसेस के बारे में। मैंने बताया ना, लौंग, अजवाइन, तुलसी और अदरक, ठीक है, जो क्लोव्स, इसी के साथ में ओरेंगेनो, बेसिल और जिंजर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये 4 ऐसी हमारी कंट्री के जो बेसिकली स्पाइसेस यानी कि जो मसाले हैं, जिसके बारे में यहाँ पर कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है कि किस तरीके से स्टडी की जा रही है, क्या स्टैंडर्ड तैयार किया जा रहा है इनके बारे में, तो वो समझते हैं। तो कमेटी जो है वो यहाँ पर ये देखेगी कि आज की डेट में जो ये आइटम है, ठीक है, तो इनका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमको इनको लेकर चलना आगे। और फर्स्ट ग्रुप है जो इसके बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पर, ये जो कि खासकर ड्राई फ्रूट और इसी के साथ में बेरीज यानी कि जामुन की कैटेगरी में रखा गया है। जो कोडेक्स जो यंगेस्ट अगर बात करें यहाँ पर, इज द यंगेस्ट जो कोडेक्स कमेटी है यहाँ पर ये, तो ये जो कमेटी चेयर की जा रही है इंडियन और स्पाइसेस बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा, डॉक्टर एम आर यहाँ पर सुदर्शन है, जिनके जो करंट इसके चेयरमैन भी है कमेटी के। तो ये इलेबोरेट कर रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड आज के डेट में साइंस बेस्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड स्पाइसेस का रखा जाता है और कुलिनरी हर्ब्स का जो, तो इसके चलते जो यहाँ पर कंज्यूमर है तो उनकी प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए काम किए जा रहे हैं। यानी कि चीजें जो है हमारी कंट्री में से पहले अगर आप लोगों को हिस्ट्री आप लोगों ने थोड़ी पढ़ी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये बेसिकली जो मसाले वगैरह हैं ये लेकर जाए जाते थे, क्योंकि जो ठंडे इलाके होते हैं ना यार, वहां पर ये काफी ज्यादा जरूरत होती है। खासकर मीट मच्छी वगैरह वो खाते हैं तो उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारी कंट्री में अगर आम का अचार, नींबू का अचार या फिर आप लोग आंवले का अचार बनाते हैं, ठीक है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो यही तरीका रहता है प्रिजर्व करने का, तो इसलिए काफी लार्ज स्केल पर मसाले जो है हमारी कंट्री से वो लेकर जाया करते थे। तो इसके चलते तो आप लोगों को अपने एक तरीके से जिस कंट्री में आप लोग रह रहे हैं, अपने देश को आप लोगों को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए कि हम लोग इतनी अच्छी जमीन पर पैदा हुए हैं जहां पर बर्फ भी देखने को मिलेगा, रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा, आप लोगों को समुद्र भी देखने को मिलेगा, हर तरीके का मौसम आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है अपनी प्यारी कंट्री, ठीक है, जिसको आप लोग हमेशा सैल्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी कुछ बातें इसके बारे में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में, जो कि एम वेंकैया नायडू जी हैं, इनके द्वारा यहां पर युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड दिया गया।
हैदराबाद बेस एक गायनोकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर अविता फर्नांडीज, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया जो कि इनकी सर्विस थी यहाँ पर वुमेन हेल्थ केयर के लिए, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट थी। और ये एक गायनोकोलॉजिस्ट है, इनके स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो ये जो इनको ट्रिब्यूट जो इनको बेसिकली अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो ये आल्सो पे करता है ट्रिब्यूट जो यहाँ पर युद्धवीर सिंह को। युद्धवीर सिंह जो थे इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे और होम्योपैथिक एक डॉक्टर थे, ठीक है, जिनको पद्मश्री मिला 1971 में, पद्म भूषण मिला इनको 1977 में, ठीक है। उसी के साथ में मेंबर थे यहाँ पर अरवा जो समाई, इसी के साथ में एडिट किया गया इनके द्वारा आर्य कुमार, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इनसे रिलेटेड है यहाँ पर, तो एक छोटा सा इनके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार अवार्ड आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो अगर पता होगा तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। बात की जा रही है यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। ये जो इंटरनेशनल न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बात करिए यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब कोई पर्टिकुलर पर्सन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपना समय और पैसा लगाकर कोई प्रॉपर्टी बनाता है तो उसके हक बन जाता है कि वो उसका जितना भी प्राइस रखे। आप लोगों ने आज के डेट में मान लीजिए कोई एक दवाई बनाई रिसर्च और स्टडी करके, और वो जो दवाई है आप लोग जितने पैसे में चाहे उतना बेच सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसके ऊपर मेहनत की है, आप लोगों को प्रोडक्ट है जो भी आप लोगों ने बनाया है, आप लोग चाहे तो उसे फ्री में दे सकते हैं या फिर चाहे तो उससे पैसा जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। तो हर एक इंसान जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसे अपनी मेहनत जो है वो लोगों तक कैसे पहुंचानी है। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो अगर बात करें अभी रिसेंटली ये बात की जा रही है कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है दवाइयों के डेवलपमेंट में, काफी शॉर्टेज है दवाइयों की, तो उसको कैसे पूरा करना है, उसकी कैसे पूर्ति करनी है। तो अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिकली एक ऐसा प्रोविजन था जिसको सपोर्ट किया गया कि दवाइयां जो है कोविड-19 से रिलेटेड पेटेंट फ्री कर देनी चाहिए, खासकर जब तक कि ये बीमारी जो है वो कंट्रोल में नहीं आती है। तो अब तक जो है यहाँ पर इसको यूएसए भी अपोज कर रहा था, पर फिलहाल जो यूएसए है उसको सपोर्ट कर रहा है कि कोविड-19 से रिलेटेड जो दवाई है उनको उनके पेटेंट को यहाँ पर अलाउ नहीं करना चाहिए। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा ये डिसीजन जो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट किया गया, और काफी सारी कंट्री के द्वारा, खासकर जो ऐसी कंट्री जहां पर काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उनके द्वारा भी इसको आगे लाया गया। 1995 जो एग्रीमेंट था यहाँ पर जिसको बोलते हैं ट्राइब्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें अगर बात करें तो ये एक तरीका रेक्टिफिकेशन होता है यहाँ पर कंट्रीज के द्वारा कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो रखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर, ठीक है, ताकि जो क्रिएटर है और जो प्रमोटर है जो इनोवेट करता है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। आप लोगों ने मेहनत कर कोई दवाई बनाई, आप लोगों ने मेहनत कर या फिर कोई दूसरा आइटम बनाया, कोई आप लोगों ने मान लीजिए आज के दिन में आप लोग पढ़ने में काफी अच्छे हो गए और मेहनत कर आप लोगों ने एक स्टडी की काफी अच्छी, ठीक है, और उसके ऊपर आप लोगों ने एक किताब लिख दी कोई काफी शानदार सी, वो किताब जो है आप लोगों ने लिखी पूरी मेहनत कर दिन रात जग कर, जैसे तैसे जो आप लोगों को लगता था कि ये चीजें ऐसी हैं जिसमें जिनको अच्छे से यहाँ पर आज के दिन में कोई पढ़ेगा तो उसको मजा आ जाएगा। आप लोगों ने वो चीज जो है मार्केट में उतारी, और जैसे ही मार्केट में आप लोगों ने उतारी किसी ने कॉपी कर उसने क्या किया, उसको बेचना स्टार्ट कर दिया आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को बहुत दुख होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या किया जाता है, मान लीजिए किसी ने दवाई बनाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, उसकी दवाई के सोल्ट किसी ने पकड़े और उसकी दवाई बनाकर अपनी जेनेरिक दवाई बनाकर बेचना स्टार्ट कर दी। जिस इंसान ने ये दवाई बनी है उसको हो सकता है कि 5 साल लगे हो, 10 साल लगे हो, आज तो दवाई जल्दी बन जाती है, पहले कई साल लग जाते थे दवाइयां बनाने में, पर लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसको क्या करते थे, कॉपी मारकर उसके सोल्ट जो थे उसके अंदर यूज कर अपना धंधा चलाना स्टार्ट कर देते थे। आज की डेट में भी यहां पर काफी सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक शब्द पूछूंगा, आप लोगों को ये शब्द मैंने पहले बताया भी है जब यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ आर्टिकल डिस्कस किए जाते हैं कि वहां पर जो कई सारी चीज देखने को मिलती हैं कि कई सारे राइटर्स की जो बुक्स है वहां पर वो बच्चों को वैसे ही प्रोवाइड कराई जाती है फोटोकॉपी में, जिसके चलते बातें चल रही थी कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका हनन हो रहा है। तो एक वर्ड होता है जो कि यहाँ पर अगर इस तरीके की साहित्यिक चोरी आप लोग करते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में तो साहित्यिक चोरी बोलते हैं, इंग्लिश में उसके लिए क्या शब्द है वो आप लोग को बताना है। काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, इवन वो मुझे लग रहा है शायद सीडीएस में या फिर एनडीए किसी पेपर में वो टर्म भी पूछी गई थी कि इसका क्या मतलब होता है। वो नहीं होता कि जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वगैरह या फिर जो इस तरीके के शब्द वगैरह पूछे जाते हैं तो उसमें वो पूछा जा चुका है ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा। तो उस शब्द को बताइए आप लोग, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है, ठीक है। बता चुका हूं, ऐसी बात नहीं है जब मैंने बताया कि कब पढ़ाया था। अगर बात करें यहां पर अगर वेवर दे दिया जाता है, ऐसे छूट दे दी जाती है, तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो भी मेंबर है यहां पर ये, ठीक है, तो यहां पर बेसिकली वो क्या करेंगे, टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको यूज कर पाएंगे अगर कुछ छूट यहां पर दे दी जाती है, ठीक है, ताकि कोविड-19 को टैकल किया जा सके। तो आईपी रिलेटेड जो भी यहां पर चीजें होती हैं तो वो सारी चीजों में थोड़ा सा छूट दे दी जाएगी। तो फायदे क्या क्या देखने को मिलेंगे, क्या इसकी जरूरत है, यहां पर अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं तो हर एक इंसान ये बोलेगा कि यार आज तो जरूरत है, बाकी बात का पता नहीं, ठीक है।
अगर प्रेजेंट टाइम पे आप लोग यहां पर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पर यह कि ड्रग जो है वो आज की डेट में ऐसी चीज है कि अगर ढंग से लोगों तक पहुंचाई जाए तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ओनली ड्रग कंपनी जो है वो उनके पास में पेटेंट है, ऑथोरिटी है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है कोविड-19 की दवाई और कोई यहां पर उसको नहीं बना पा रहा है। अगर ये इस तरीके से पेटेंट हटा दिया जाता है, ठीक है, तो अगर पेटेंट हटा दिया जाता है तो बहुत सारे पेशेंट बचाए जा सकते हैं। यानी कि अगर ये इस तरीके ये पेटेंट हटा दिया जाता है, बहुत सारे जो मरीज हैं उनकी जान हम लोग बचा सकते हैं। तो अदर जो कंपनी है वो भी उसको शेयर कर पाएंगी, दवाइयां बना पाएंगी। और हमारी कंट्री में तो इस चीज में माहिर हासिल है, महारत हासिल है कि हम लोग चीजों को कॉपी करना काफी आसान से करके और उनको फटाफट उसकी कॉपी बना देते हैं। हालांकि हमसे ज्यादा पावरफुल इस एरिया में चाइना है, लेकिन हमारी कंट्री में भी जेनेरिक दवाई काफी लार्ज स्केल पर बनाई जाती है। पर हम लोग दूसरों की हेल्प के लिए काम करते हैं। हम लोग चाइना की तरीके से नहीं, चाइना अलग तरीके से यहां पर अपना फायदा पहुंचाने के लिए इनको ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है। आज के दिन में बात करें यहां पर चीप और जो यहां पर मोर जेनेरिक वर्जन की जरूरत है कोविड-19 की दवाई के लिए, ताकि वैक्सीन की जो शॉर्टेज है, कमी है, उसको भरपूर मात्रा में पूरा किया जा सके। और जो डेवलप कंट्री है उनसे यहां पर कुछ चीजें निकलकर डेवलपिंग कंट्री यानी कि अमीर कंट्री से गरीब कंट्री की और भी चीजें कुछ पहुंचे यहां पर, ताकि सिचुएशन सुधरे। अगर बात करें लॉन्गर कोविड, अगर बात करें यहां पर जो डेवलपिंग कंट्री नेशन के अंदर चीजें चल रही हैं, तो काफी अच्छा चांस होगा अगर वैक्सीन जो रेजिस्टेंस लोगों के अंदर नए देखने को मिले और प्रॉपर वे में वायरस के ऊपर ये इंपैक्ट पड़े, ठीक है, तो जो डेडली म्यूटेशन हो रही है उसको हम लोग रोक पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, एक चांस है हमारे सामने इसको चीजों को कंट्रोल करने का। पर लेकिन एक दो कमी है यहां पर जो कि हम लोग को पढ़नी चाहिए, क्योंकि अच्छी बातें तो हम लोगों ने जान ली कि हाँ चलो ये सही है, पर लेकिन इससे कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं अगर हम लोग पेटेंट हटा देते हैं। वो क्या है? वो ये है कि अगर हम लोगों ने पेटेंट हटा दिया तो इससे बेसिकली एक तो सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर कमी पड़ेगी, यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि आज की डेट में कई सारे ऐसे लोग भी दवाइयां बना सकते हैं इनसे, जैसे महामारी काफी ज्यादा। अभी एक केस निकल कर आया कि महाराष्ट्र के अंदर यहां पर दवाइयां बनाई जा रही थी, वो कैसे, उसमें नमक मिलाया जा रहा था बस ओनली, और नमक मिलाकर यहां पर वो 30-30 हजार रुपए की यहां पर वो सीसी बेची जा रही थी। जब पकड़ा गया तो 2 लाख से ज्यादा उनके ऊपर पास में सीसी बनी और पिछले कई दिनों से वो सप्लाई कर रहे थे उसको। तो सोचो कितना पैसा उन्होंने कमाया होगा यहां पर। तो ऐसी भी हरकतें हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो सेफ्टी और जो क्वालिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, अगर इसको आप लोग समझ पाएंगे तो, ठीक है। तो सेफ्टी और क्वालिटी जरूरी है यहां पर, जो कि अगर ये नहीं होंगी तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो पहली तो बात यह है कि जो नुकसानों को पहुंच सकता है अगर सही हाथों में चीजें नहीं पहुंचे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, अभी जिस भी लोग ने यहां पर पैसा दिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीज लगे यहां पर दवाइयों को बनाने में, इन्वेस्टमेंट करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में। तो आगे से अगर कोई पेंडेमिक आएगा तो जैसे अब की बार कंपनी सारी सामने निकल कर आई है, जल्दी से जल्दी दवाई बनाने ले जाएं, आगे से फिर कोई दवाई बनाने नहीं आएगा आगे निकलकर। रीजन क्या है? उनको ये लगेगा कि मेहनत करके क्या करना है, इसका कोई प्रॉफिट तो हम लोग को देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि दूसरी कंपनी जो है जो मेहनत नहीं कर रही है उनको तुरंत हम लोग को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी और वो तुरंत बैठकर दवाइयां छापेगी। तो हर एक इंसान जो है वो दूसरे का वेट करता हुआ नजर आएगा कि हम क्यों मेहनत करें, सामने वाला कर ले, हमें भी मिल जाएगा यहाँ पर पेटेंट, हम क्यों फालतू में अपना माथा पच्ची करें। तो ये वही चीजें हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक गांव में दूध इकट्ठा किया जा रहा था, तो यहां पर दूध इकट्ठा करना है, चलो भंडारा करेंगे गांव में, और दूध इकट्ठा करने के बाद में सबको खीर खिलाई जाएगी। तो ये कुछ ऐसी एक इस तरीके का कुछ ऐसा प्रोविजन किया गया वहां पर। तो सबने दूध डालना था उसमें 1-1 लीटर लाकर अपने घर से, या 1-1 लीटर, आधा लीटर, जितना भी आप लोगों से बन पड़े। तो उसमें क्या किया गया, एक इंसान ने सोचा कि सब 1 लीटर दूध डालेंगे, अगर मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया तो क्या बिगड़ेगा उतने 1 लीटर इतने सारे दूध में। तो ठीक है, उसने पानी डाल दिया, ठीक है, चलिए ठीक है, सबने लाकर अपना अपना जो भी था सबने अपना सिस्टम उसमें डाला। जब उसको खोला गया तो उसमें मैक्सिमम पानी ही पानी देखने को मिला, क्योंकि सबकी टेंडेंसी ये थी कि सब दूध डालेंगे, अगर मैं 1 लीटर पानी डाल दूंगा तो क्या बिगड़ेगा। तो ये हरकतें कई बार देखने को मिलती हैं। पता चला सब दूसरे के भरोसे बैठे हैं और फिर यहां पर दवाई नहीं बन रही है, ठीक है। तो वही बात आती है फिर मांझी मूवी की, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठो। तो वो सारी चीजें फिर देखने को मिल जाती है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि ये भी दिक्कत देखने को मिलती है, आगे कोई महामारी आए, कोई दवाई बनाने ही ना आए आगे, तो उनके लिए फायदे के लिए भी सोचना पड़ेगा जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत की है, पर लेकिन साथ ही साथ जनता के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो जनता के ऊपर इसका इंपैक्ट ना डालकर जो गवर्नमेंट है वो इसका बर्डन उठाए और गवर्नमेंट यहां पर सपोर्ट करे इन सब चीजों को, और जनता को दवाइयां जो है सस्ते से सस्ती या फिर फ्री में दी जाए, ताकि जनता उसको एक तरीके से अपनी सलामती बना सके, ठीक है। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, आप लोग जरूर बताइएगा इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेशनल न्यूज के बारे में बात की जा रही है, मीडिया की रिपोर्टिंग के बारे में। यहां पर यह बात है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर डिसमिस की गई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो प्ली थी, यहां पर इसमें बोला गया था कि जो ओरल जो ऑब्जर्वेशन होता है जज का, उसकी जो रिपोर्टिंग की जाती है मीडिया के द्वारा, उसको रोक देना चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि अगर आप लोग पार्ट 3 में जाओगे संविधान के अंदर, तो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं
तो ये जरूरी है, इस तरह की चीजें आप लोगों को नहीं रोकनी चाहिए। तो मीडिया को राइट है, हक है यहाँ पर, अगर इस तरह की हियरिंग कोई हो रही है तो उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर एक तरीके से जनता के सामने ला सकते हैं। तो रियल टाइम अगर रिपोर्टिंग हो रही है तो ये सही भी रहेगा, यहाँ पर जो जजेस हैं और जो लॉयर हैं कोर्ट रूम के अंदर जो ओरल ऑब्जर्वेशन होता है तो जनता तक वो चीजें पहुंचेंगी, तो कहीं ना कहीं जजेस भी जो है वो थोड़ा सा और अच्छे से चीजों को डिसीजन को देंगे। और पहली इंपॉर्टेंट तो बात ये होगी। दूसरा ये कि जनता भी काफी ज्यादा अवेयर होंगी इन सब चीजों से। तो कई सारी बातें बोली गई है यहाँ पर। पहले तो ये बोला गया कि आज के डेट में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है तो हर एक इंसान आज के डेट में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक रिपोर्टर बन गया है। जरा सी देर में कुछ भी दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी कुछ भी होता है तो ट्विटर पर वो ट्रेंड करने लग जाते हैं। अगर आप लोग ट्विटर फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले जो ट्रेंडिंग स्टार्ट होती है वो ट्विटर पर हो जाती है। ठीक है, रियल टाइम अपडेट की जाती है काफी वाइड ऑडियंस के साथ में। जैसे जितने भी आप लोग मेरे साथ में ट्विटर के साथ में कनेक्ट हैं तो आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई ट्वीट में एक कर दूं तो कहीं ना कहीं बहुत हजारों लोगों के पास में तुरंत एक तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी विद इन सेकंड। ठीक है, तो ये होता है एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन और वाइड ऑडियंस की बात। ठीक है, तो ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, हमारे संविधान ने हम लोग को ऑलरेडी अधिकार दे रखा है तो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको हम फॉलो करके चलें। तो इसके चलते जो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ओपन कोर्ट यहां पर आ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा चीजें अच्छी हो पा रही हैं। तो ये चीजें जितनी ओपन होंगी तो उतना अच्छा रहेगा। पर लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जैसे सेक्सुअल एब्यूज हो गया खासकर बच्चों का, या फिर किसी के फैमिली से रिलेटेड जो रिलेशन है, ठीक है, खासकर डाइवोर्स वाले वो सारी चीजें, तो उनमें यहां पर ये चीजें जो हैं उनको छोड़कर बाकी सबको यहां पर इसको काउंट करना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत देखिए किसी की पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, पता चला कोई हीरो क्या कर रहा है, हीरोइन क्या कर रही है, उनकी जिंदगी है यार, या कोई पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या चल रही है, तो सोशल जो लाइफ है वो उसकी देखो आप लोग बेसिकली के जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में क्या होता है, कई बार किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से कई सारे जो लोगों की जिंदगी टूट जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, कईयों की यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इस तरीके के इशू है इनको पब्लिक में रखा ही नहीं गया, डायरेक्ट बात कर दी है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा भी कि इनको अलग रखा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में बात करें जो पार्ट है पब्लिक डोमेन के बारे में, तो यहां पर काफी अच्छे से जो इंटीग्रिटी रहेगी यहां पर जुडिशरी की भी, ताकि प्रॉपर वे में चीजें हो सके, एंश्योर किया जाएगा जुडिशियल प्रोसेसिंग, यहां पर पब्लिक स्क्रूटनी भी देखने को मिलेगी। कल को जज जो है वो भी कोई उल्टा सीधा शब्द नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, कोई अभद्र व्यवहार नहीं देखने को मिलेगा, तो पब्लिक स्क्रूटनी उनको देखने को मिले तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। देखिए जनता जब सामने आ जाती है ना तो जनता जनार्दन वाली बात आ जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी बनेगी, फंक्शनिंग जो होगी और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल तरीके से अगर आप लोगों ने देखा आज के में पार्लियामेंट के अंदर कहीं ना कहीं पहले के कंपेयर में जो चीजें हैं वो अभी सुधर गई हैं। अगर देखा जाए तो पहले बहुत बुरी कंडीशन होती थी, क्योंकि पता है सबको जनता देख रही है। ठीक है, हालांकि जनता को दिखाने के लिए अब कई बार वैसी हरकतें की जाती हैं, वो एक अलग बात है। क्रूशल है जो यहाँ पर पब्लिक फेथ यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट, उसको मेंटेन रखना जुडिशरी के अंदर, और इसी के चलते लॉ और इसी के चलते जो एक तरीके से प्रोबिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो काम जज के द्वारा ढंग से किया जाएगा। ठीक है, ओपन कोर्ट सर्विस आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो लोग एजुकेशन भी होंगे यहाँ पर, लोगों के पास में एक तरीके से एक थॉट देखने को मिलेगा, नया विचार लोगों के पास में पहुंचेगा, जिससे कि वो समझ पाएंगे कि अच्छा ऐसी भी चीजें होती हैं। ठीक है, उनके ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, तो इसके चलते एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोग यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जनता को चीजें जब पता चलेंगी कि ऐसा कुछ कोर्ट के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, तो उस पर एक डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, तो कई सारे बुद्धिजीवी आगे निकल कर आएंगे, तो वो भी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्यारी प्यारी सी बातें जिनके बारे में आप लोग को याद रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट न्यूज के बारे में बात की जा रही है, और यहां पर ये बात की जा रही है स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट, यानी कि जो राज्य हैं उनकी खस्ता हालत हो चुकी है आज के में, तो उनको कुछ हेल्प मिलनी चाहिए, तो सेंटर जो है वो हेल्प करने के लिए आगे निकलकर यहां पर आया है। तो इस हेल्प में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है यहां पर 15,000 करोड़ रुपए स्टेट को दिए जा रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में लगभग 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री उनके पास में ये लोन रहे और फिर बाद में इसको पे करें। यानी कि कैपिटल जो प्रोजेक्ट है उनके लिए इनको यूटिलाइज ताकि किया जाए। कैपिटल प्रोजेक्ट अगर आप लोगों से पूछे क्या होते हैं, खैर जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताऊं तो आज की डेट में आप लोगों को मान लीजिए क्या करना है, जैसे कैपिटल प्रोजेक्ट की बात कर दी तो आज के दिन में आप लोग कोई डैम बनाना है। ठीक है, यानी कि कोई आप लोगों को बांध बनाना है, रेलवे का कोई ब्रिज बनाना है, ठीक है, कोई आप लोगों को रोड बनानी है, तो ये कैपिटल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर अगर कोई राज्य कहीं पर कोई ऐसा डेवलपमेंट करे तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 के चलते राज्य की हालत काफी खस्ता हो गई है, तो चीजें उनके पास में प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो फ्रेश गाइडलाइन जो है, जो यहां पर स्कीम से रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस जो टू द स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अभी सामने निकल कर आई, जिससे कि यहां पर एक हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहां पर जो पैसा दिया जा रहा है, यहां पर बेसिकली 15,000 करोड़ रुपए दिए गए यहां पर
इन्वेस्ट करने के लिए पहले यहां पर जो बात की गई थी, अगर बात करें, उसमें बोला गया था कि यहां पर 12,000 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, ठीक है, 2020 से 21 के लिए। पर लेकिन जैसा माहौल बन गया है उसमें 11,830 करोड़ तो अभी दिए जा चुके हैं, अभी और भी आगे इनको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। तो एम बेसिकली यही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां पर किया जा रहा है, ढांचागत जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उनको पेंडेमिक के चलते वो न रुके, वो कंटिन्यूअस चलते रहे। तो ये इसका बेसिक मुद्दा है। ये जो स्कीम है 2021-22 के लिए अभी इंप्लीमेंट की जा रही है, आगे अगर चीजें सुधर गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बिगड़ी रही तो मैं तो ये दुआ करूंगा, ये गुजारिश करूंगा, भगवान अल्लाह गॉड जो भी आप लोग बोलिए, कि कल को यहां पर इसके आगे जरूरत ना पड़े, यहीं पर ही चीजें खत्म हो जाए। पर लेकिन अगर फिर भी हमारी लापरवाही रही और चीजें बढ़ी तो फिर से यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। जो यहां पर स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर 2020-21 के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो 3 पार्ट में इसको रखा गया है। पहले पार्ट में वो राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं और जो हिली एरिया में हैं, इनके पहाड़ी जो राज्य हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वाले राज्य हैं, और नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य जो हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सारे हो गए, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये सारे राज्य अगर बात करें, ठीक है, तो इनके बारे में बात की जा रही है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो राज्य हैं यहाँ पर इनको लगभग यहाँ पर 2,600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में आउट ऑफ दिस आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनको 400 करोड़ के करीब रुपए दिए जाएंगे। रिमेनिंग जो है उनको एलोकेट किए जाएंगे 200 करोड़ रुपए। ओके, आगे बात करते हैं पार्ट सेकंड में, वो स्टेट रखे गए जिनको पार्ट 1 में इंक्लूड नहीं किया गया है, वो पार्ट सेकंड में आगे, उनको 7,400 करोड़ रुपए यहां पर दिए जा रहे हैं। और ये जो शेयर इनको एलोकेट किया जा रहा है, तो यहां पर ये जो है बेसिकली यहां पर इनको ये 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो दी गई उसके द्वारा यहां पर ये शेयर इनके पास में आ रहा है। एलोकेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स, ये जो इनको पैसा मिलेगा वो ऐसे मिलेगा जो इनका सेंट्रल टैक्स जो गया है आज के में जो इकट्ठा हो रहा है सेंट्रल टैक्स, तो उसमें इनका शेयर कितना है, यहां से इनका टैक्स कितना पे कर रहे हैं, तो जो ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। पार्ट थर्ड जो है यहाँ पर ये इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगा स्टेट के लिए, मोनेटाइज किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसेट्स हैं डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सके, स्टेट पब्लिक जो सेक्टर एंटरप्राइज है, तो उसके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी के साथ में 5,000 करोड़ रुपए हैं ये एलोकेट किए जा रहे हैं, और स्टेट रिसीव करेगा ये यहाँ पर 50 साल एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री का लोन, यानी कि 50 साल तक कोई भी यहाँ पर लोन देना नहीं पड़ेगा, जो है लोन का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, जो यहां पर ये एक तरीके से हेल्प वाली बात हो गई है, ठीक है। तो इसके चलते रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो इंपॉर्टेंट है, एक मोटा मोटा सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। यहां पर बहुत बात की जा रही है एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, और जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था अभी, यहां पर हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे तो ऑर्गेनिक जो बेसिकली प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि बिना जो कृत्रिम खाद के इनको उगाया जा रहा है, नॉर्मल तरीके से जो गोबर की खाद होती है उन सबको यूज कर यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री में अभी ये पहला जो एक्सपोर्ट यहाँ पर गया है, जो सामान बेचा गया है, ये डेनमार्क में गया है। डेनमार्क में जो लोग हैं, आप लोगों को अगर मैप में मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये वो राज्य हैं जो अपनी हेल्थ के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट फोकस देते हैं, यहाँ की जो जनता है वो भी काफी शानदार तरीके से चीजों पर फोकस देती है। तो डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, कोई भी इंडेक्स अगर आप लोग देखेगा ये राज्य टॉप करते हुए वहां पर नजर आते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके से इन चीजों को फॉलो करते हैं, हेल्थ वगैरह और ये सारी चीजें। तो मेजर जो एक्सपोर्ट को यहाँ पर बूस्ट अभी देखने को मिल रहा है, तो जो यहाँ पर एपिडा है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड जो प्रोसेस्ड फूड होता है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हमारी कंट्री में ये काम करती है, जिसके द्वारा अभी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो उत्तराखंड से यहाँ पर ये अभी सोर्स रहा उत्तराखंड, जहां से प्रोडक्ट बेचे गए। अगर प्रेजेंट टाइम पर बात करें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो किस तरीके का प्रोडक्ट है, कैसे उसको प्रोसेस किया जा रहा है, जैसे टमाटर हो गया तो टमाटो सॉस बन गया, ठीक है, अगर आलू हो गए तो चिप्स बन गए, कैसे उनकी पैकेजिंग है, लेबलिंग कैसे की जा रही है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट रहती है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, ये सारी फुलफिल यहां पर करनी पड़ती है, तब जाकर चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर नेशनल प्रोग्राम फॉर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करें, इंप्लीमेंट किया जाता है एपिडा के द्वारा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये 2001 में आया था यहाँ पर, वो नोटिफाइड करता है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 1992, यानी कि फॉरेन में भी अगर हम लोग ले जाकर चीजें बेचते हैं तो उसके हिसाब से चीजें जो है हम लोग को स्टैंडर्ड तैयार करना है। अगर बात करें यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रहते हैं, तो क्रॉप और क्या क्या प्रोडक्ट है यहाँ पर, लाइव स्टॉक क्या क्या, पोल्ट्री प्रोडक्ट क्या क्या है, एग्रीकल्चर या फिर यहाँ पर एक्वाकल्चर के बारे में बात करें, पानी से रिलेटेड जो बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि मछली वगैरह, झींगे वगैरह जो खाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो भी चीजें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन है, इसके सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये सर्टिफिकेशन अगर यहाँ पर इसको मिल जाता है, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यूरोपियन यूनियन और जो स्विट्जरलैंड वगैरह भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इंडिया जो है वो अपना प्रोडक्ट आगे बेच सकती है बिना किसी रिक्वायरमेंट के, एडिशनल सर्टिफिकेट के। अगर ये सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाता है एनपीओ, ठीक है, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का अगर सर्टिफिकेशन मिल गया तो फिर जय हिंद, यानी कि आगे चीजें चलेंगी आराम से। अभी ये जो एक्सपोर्ट है यहाँ पर इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, ये यूके के लिए भी हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के लिए पार्ट था तो यूरोपियन यूनियन के लिए चला गया, अब यहाँ पर यूके बाहर निकल गया यूरोपियन यूनियन से, तो अलग से यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर इसको
यूके के लिए अलग से चीजों को प्रोवाइड करा सकते हैं। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करती है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है इस फील्ड में। अगर आगे मैं आप लोगों से बात करूं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को कवर करने के लिए, तो बायलैटरल एग्रीमेंट भी यहां पर NPOP से रिलेटेड यहां पर, ठीक है, जो कि यहां पर बेसिकली बात की जा रही है, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है इंपोर्ट के लिए। अकॉर्डिंग टू FSSAI जो है ऑर्गेनिक जो फार्मिंग के बारे में बात करते हैं, तो सिस्टम है जो कि डिजाइन करता है मैनेजमेंट कैसे करना है, इकोसिस्टम तैयार करना है एग्रीकल्चर के लिए, और विदाउट सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट, यानी कि कोई केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड या फिर कोई भी सिंथेटिक जो हार्मोन है आप लोगों को यहां पर इनको नहीं देना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई क्रॉप भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों से दूरी बनाकर रखे नेचुरली चीजें उगाई जाती हैं, जिसके चलते यहां पर ये अच्छी अच्छी चीज देखने को मिलती है। रिलेटेड जो इनिशिएटिव है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हमारी कंट्री में जो MOVCDNER ये निकल कर आया, याद रखिएगा, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा रीजन है यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना, तो इसके बारे में बात की जा रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस एरिया में रोल प्ले करने वाले। और सिक्किम वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिक राज्य है जिसको यूनाइटेड जो यहां पर UN यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो इसको ऑस्कर के तरीके से देखा जाता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। जैसे मूवीज में ऑस्कर होते हैं ना, और ऑस्कर को किस नाम से पुकारते हैं, ये तो हम लोग जनरल बोल देते हैं, इसे बजट बोलते हैं। वैसे बताइए जरा, देखता हूं कौन कौन याद रखा है, कौन कौन भूल गया, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। अगर बात की जाए इसमें 5G टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, उसको कैसे और अच्छे स्टैंडर्ड का तैयार करना है, तो उसके बारे में है यहाँ पर। 5G टेक्नोलॉजी जो है हमारी कंट्री में अभी एक ट्रायल बेसिस पर जो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, और चाइनीज जो कंपनी है उनको हम लोगों ने सपोर्ट करने से यहाँ पर मना कर दिया है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग क्या लगता है, अच्छी बात है, यस या फिर नो? आप लोग की क्या रहे इसके बारे में कि चाइनीज को मिलना चाहिए नहीं, आप लोग बताइए। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उसके द्वारा यहां पर अभी बात की जा रही है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है हमारी कंट्री में, उनको यूज और एप्लीकेशन के लिए, यानी कि एक तो उनको ट्रायल कंडक्ट करनी है उसके लिए भी, और एप्लीकेशन के लिए भी यहां पर 5G टेक्नोलॉजी को कैसे आगे लेकर चले, तो यहां पर उनको कुछ चीजें प्रोवाइड कराई जा सकेंगी। पहले तो चाइना को हम लोगों ने कट आउट कर दिया यहां पर, ठीक है। तो चाइना की हुआई हो गई, ZTE जो कंपनी है वो रेस से बाहर हो गई अभी यहां पर। हमारी कंट्री के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रेस्ट जो यहां पर एक तरीके से सरेंडर जो कर चुके हैं आज के दिन में, लो रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो पिक्चर से बाहर हो जाएंगे। जैसे जियो हो गया, BSNL हो गया, ठीक है। एक और है यहां पर जिसका नाम है आइडिया, तो भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो 3 तो ये हो गए। बाकी स्टेट ओन जो है मेनली तो BSNL और एयरटेल रहने वाले पिक्चर में, तो बाकी MTNL हो गया और भारत संचार निगम लिमिटेड हो गया। तो ये भी अच्छे से यहां पर देखते हैं, उन्हें कहते हैं कि रेस में ये भी दौड़ते हो आप लोग को नजर आएंगे। तो कैसे जो लॉस हो रहे हैं उनको रोकना है और कैसे सर्वाइव करना है, ये इसकी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो क्या यहां पर हम लोग ढंग से अपनी जो स्टेट ओन कंपनी है उनको एक सही ढांचे में ढालकर एक जिंदा कर उनको दौड़ाकर, देखिए दूसरों के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चल सकते हैं। दौड़ने के लिए अपने खुद के पैरों पर आप लोग को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बातें हैं कि कब तक हम लोग इनको सारा देंगे, इनको देखना है कैसे खुद के पैरों पर दौड़े, ऐसा PSU हम लोग को बनाना है। यहां पर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये की जा रही है कि एवरेज रिवेन्यू पर यूजर जो है यहां पर बढ़ेगा। अगर 1 GB आप लोग 3G का खरीदते हैं तो आप लोग को सस्ता पड़ेगा, 1 GB अगर 4G का खरीदते हैं तो आप लोग को महंगा पड़ेगा, और 1 GB अगर 5G का आप लोग खरीदेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा और महंगा पड़ेगा। तो जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है उनको यहां पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, पर लेकिन उसके लिए उनको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पहले ऐसा ढांचा तैयार करने के लिए। तो एक तरीके से यहां पर न्यू 5G टेक्नोलॉजी जो है वो सून पॉसिबल हमारी कंट्री में होने वाली है। और नॉर्मली अच्छी बात यह है कि अब तक का ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर भी कोई टेक्नोलॉजी आ रही थी, हमारी कंट्री में वो टेक्नोलॉजी थोड़ा बाद में आ रही थी। पहली बार यहां पर हमारी कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो पहले आ रही है। तो ये काफी प्यारी एक चीज आप लोग यहां पर देख पाएंगे, ठीक है। यानी कि पहली बार यहां पर हम लोग चीजें हैं जो सबके साथ में लेकर आ रहे हैं। तो 6 मंथ की यहां पर इंक्लूडिंग 2 मंथ पीरियड जो है वो प्रोक्योरमेंट और सेटिंग सारे इक्विपमेंट उनको करने हैं। तो यहां पर 6 मंथ इंक्लूडिंग 2 मंथ, यानी कि टोटल 6 महीने का ये टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है। एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा इनको, ठीक है। यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो स्पेक्ट्रम भी इनको अलग से दिया जाएगा कि आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन कहां पे यूज करेंगे, टेली मेडिसिन कैसे देनी है, टेली एजुकेशन, इसी के साथ में आर्गुमेंटेशन जो रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी जिसको आप लोग बोलते हैं, उन्हें कहते हैं कि यहीं पर बैठे बैठे बहुत कुछ आप लोगों को दिख जाता है, ठीक है। ड्रोन बेस्ड जो एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग होती है तो इनके ऊपर पहले इसको यूज किया जाएगा, इसके बाद में फिर देखते हैं कैसे आगे बढ़ाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अब तक हमारी कंट्री का जो डेटा है वो दूसरी कंट्री में जाता था। 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा वो अपनी ही कंट्री में रहेगा, हमारी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। बाकी हमारी कंट्री में जो 5G टेक्नोलॉजी तो यूज करेंगे, पर लेकिन 5G टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। एडिशनल जो चीजें हैं यहां पर
हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से वो 5G आई का नाम यहां पर है। तो नॉर्मली जो 5G है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। IIT मद्रास सेंट्रल फॉर एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, इसी के साथ में IIT हैदराबाद इसको डेवलप कर रहे हैं। और इसी के साथ में अगर बात की जाए 5G जो टावर है और जो रेडियो नेटवर्क है तो फैसिलिटेट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके चीजें। तो कैसे हैं आप लोग, इसको लेकर एक्साइटेड हैं या फिर नहीं है? अभी जो चीजें इंटरनेट में जो प्रॉब्लम आती है वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, फटाफट आप लोग की वीडियो चलेंगी, एक सेकंड में चीजें डाउनलोड हो जाएंगी, सारी चीजें फास्ट तरीके से आप लोग को चलती हुई नजर आएगी। पर उसके लिए अच्छी सर्विस के लिए देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना आप लोगों को पड़ेगा, ठीक है। पर लेकिन सर्विस जो है शानदार तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है और ये काफी प्यारी न्यूज लगी पर्सनली मुझे। मॉडल इंश्योरेंस विलेज, यानी कि नॉर्मली गांव वाले एरिया में आप लोगों को जो लोग हैं वो ज्यादातर यहां पर आप लोगों को इंश्योरेंस लेते हुए नहीं नजर आते हैं। तो उनको कैसे इंश्योरेंस देना है, ठीक है, उनका कैसे इंश्योरेंस कराना है। तो आप लोगों ने इंश्योरेंस का नाम बस एक ही सुना होगा, LIC का नाम बोलते हैं इंश्योरेंस याद आता है, ठीक है। तो इस तरीके से गांव वाले एरिया में भी कैसे इंश्योरेंस पहुंचाना है, तो काम कौन करेगा यहाँ पर, IRDAI, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया मॉडल इंश्योरेंस विलेज का, ताकि गांव वाले एरिया में भी पेनिट्रेट किया जा सके इंश्योरेंस वाला जो ढांचा है और सब तक ये पहुंचाया जा सके। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का ये बोलता है कि इंडिया में इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है वो 2.71 था यहाँ पर 2001 में, ये बढ़कर 3.76 हो गया 2019 में, और ग्लोबल जो एवरेज है वो है 7.23, यानी कि हमारी कंट्री जो है ग्लोबल एवरेज के आधे में है लगभग, अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बोलूं। यानी कि इंश्योरेंस हमारी कंट्री में लोग लेना ज्यादा पसंद करते नहीं है, ठीक है। तो इसकी भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर इंश्योरेंस रहता है तो काफी फायदा देखने को मिल जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंश्योरेंस है तो ये काफी अच्छा रहता है, और मैक्सिमम टाइम आप लोगों को कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई आप लोगों को देखने को मिलेंगे कई हजार रुपए लग जाते हैं उसके ऊपर। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल भी हमारी कंट्री में लाया गया ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाया जा सके। आज की डेट में 49% लगता है, लगभग 74% इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो एक नया इसमें उछाल निकल कर आएगा अगर ये चीजें हम लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो मॉडल इंश्योरेंस जो विलेज है ये क्या रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ऑल द मेजर जो भी यहां पर खासकर जो गांव है उनको ये इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे, और अवेलेबल कराएगा अफोर्डेबल और सब्सिडाइज कॉस्ट पर, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत महंगा इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दिया बस अमीर लोगों के लिए। अमीर लोग तो वैसे ही 40s वगैरह हॉस्पिटल में चले जाते हैं, पर लेकिन गरीब लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, उन्हीं के लिए इंश्योरेंस जरूरी है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो नाबार्ड, CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कंपनी भी सामने आएगी निकलकर, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी निकल के आएगी, और यहाँ पर जो री इंश्योरेंस जो कंपनी है वो भी यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी। यानी कि पूरा ढांचागत एक प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। स्टार्टिंग में 500 विलेज के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा पहले साल में, फिर नेक्स्ट जो 2 ईयर देखने को मिलेंगे 1000 इंक्रीज किए जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर अगर चीजें इंप्लीमेंट हो पाती है, देखिए मॉडल होता है, ठीक है। मान लीजिए कल को मैं करूं एक तरीके से कुछ चीजें स्टार्ट करूं, मैंने कहा मैं स्टार्टिंग में 50 बच्चों को लेकर एक क्लास स्टार्ट करता हूं, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करूंगा 50 बच्चों को लेकर, तो ऑफलाइन क्लास में 50 बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर 50 बच्चे जो होंगे उनकी कैपेबिलिटी के बेस पर लाया जाएगा, एक टेस्ट ले जाएगा, और फिर देखूंगा कि किस तरीके से बच्चे पढ़ पा रहे हैं। उनको एक हॉस्टल में मैं अपने पास रखूं, उसी हॉस्टल में उनको खाना पीना रहे, वहीं पर उनकी एक्सरसाइज वगैरह करी जाए, प्रॉपर उनका टाइम टेबल बनाया जाए कि ये टाइम टेबल आप लोगों को फॉलो करना है, और फिर यहां पर उनको प्रॉपर एक प्रैक्टिस सेट दी जाए, उनकी प्रॉपर स्टडी की जाए, तो सारी चीजें एक पैटर्न में लेकर चले, और फिर देखो कि यहां पर रिजल्ट कैसा आता है निकलकर। एक तो ये बच्चा है जिसको इस ढांचे में रखा गया है, एक वो बच्चा है जो अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहा है, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला रहा है, ठीक है। तो अगर यहां पर रिजल्ट अच्छा निकल के आता है तो इस मॉडल को आगे और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर 500 लोग जो हैं अगर उनमें हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं यहां पर इंश्योरेंस को, तो फिर इसको और अच्छे से आगे बढ़ाया जाएगा अगर ढंग से चीजें रिजल्ट निकल कर आता है। पर लेकिन आप लोगों को पता है जितना ज्यादा ढांचा बढ़ाना पड़ेगा उतना ही ज्यादा आप लोग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो ये काफी जरूरी है कि बेसिक कॉस्ट जरूरी है, उसके बिना जो ये ढांचा नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए सारे मिलकर साथ में आए हैं, नाबार्ड हो गया, CSIR हो गया, गवर्नमेंट हो गया, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट के बस की बात नहीं यहां पर ये। तो कल को अगर कोई भी ऐसा काम करना है गवर्नमेंट को, तो उसमें देखा जा रहा है कि कई सारे और भी लोगों को साथ में लेके चलते हैं। आज आप सोच कर ही देखिए, आप लोग कल को एक हॉस्टल अगर बनाने लग जाएं तो वहां पर बेड की जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी, वहां पर आप लोग खाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पानी की जरूरत पड़ेगी, मग जो बाल्टी वगैरह उनकी जरूरत पड़ेगी, बेड पे सारी चीजें, वहां पर एक सफाई करने वाले रहेंगे 2-4, वहां पर खाना बनाने वाले रहेंगे। तो पूरा ढांचा अगर चलाने बैठ जाए इंसान तो उसमें कम से कम 1-2 लाख रुपए आप लोग को महीने में पड़ जाएंगे आराम से, उसके अगर बिल्डिंग का किराया भी देना पड़े, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऐसे तरीके से एक बेसिक ढांचे को मेंटेन करना है। तो इसी तरीके से आप लोग इंश्योरेंस को देख सकते हैं। तो बेसिक ढांचा मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तरीके से गवर्नमेंट के पास भी एक तरीके से आप लोग बोल तो सकते नहीं कि बहुत ज्यादा खजाना है, ठीक है, वो भी हमसे ही एक तरीके से टैक्स लेते हैं और फिर हम ही को उसकी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो वो चीजें हैं। तो यहां पर जो फसल ऑलरेडी
बात की जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर की जा रही है, उनको यहां पर क्रॉप को कवर नहीं किया जाएगा, दूसरी क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव जो क्रॉप, इसी के साथ में जो इनका लाइव स्टॉक है या फार्मर है या फिर फार्म जो यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा प्रॉपर में, सारी चीजों को कवर किया जाएगा। और माइक्रो इंश्योरेंस में यहां पर स्टेट वाले भी ऑफर कर सकते हैं। आप लोगों को अगर बात करूं यहां पर बेसिकली, अगर हेल्थ सर्विस के बारे में आप लोगों से बात करूं तो हेल्थ जो है वो सेंटर में जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में 7वां शेड्यूल है, उसमें सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो हेल्थ जो होता है यहां पर स्टेट लिस्ट में आता है, इनके राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो ये भी जरूरी है यहां पर। अगर बात करें यहां पर कई बार दिक्कतें क्या देखने को मिलती है, लोग इंश्योरेंस को पसंद ही नहीं करते क्योंकि उनके इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लिमिटेड जो चॉइस रहती है, इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट उनके पास में रहते हैं, बोल देंगे ये प्रोडक्ट है बस यही खरीदना है, इसके अलावा कोई है ही नहीं हमारे पास में। तो मल्टीपल प्रोडक्ट आप लोगों को उनको देने पड़ेंगे, जिसके हिसाब से जो सुटेबल है उसको ले ले। पता चला एक इंसान 5 लाख रुपए लगा सकता है एक साल में, एक इंसान जो है कि 5,000 भी ढंग से नहीं पे कर पा रहा है, तो उनके हिसाब से प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि लूट खसोड़ मची हुई है वो देखना पड़ेगा। इसी के साथ में जो वीक नेटवर्क है इंश्योरेंस फर्म का, वो भी काफी बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, उसको भी सुधारना पड़ेगा ताकि सिचुएशन को नॉर्मल बनाया जा सके। तो एक पंथ है, बहुत सारे काज करने पड़ेंगे तब जाकर सिचुएशन कंट्रोल कर पाओगे। तो ये पूरी बातें यहां पर समझाई गई है। पर्सनली बोलो तो ये न्यूज भी मुझे काफी प्यारी लगी, जो कि एक रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली यहां पर बात की जा रही है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो जो टेक्निकल ग्रुप है यहां पर, बेसिकली एक ग्रुप यहां पर टेक्निकल बनाया गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नाम पर, ठीक है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अभी बोला गया है कि एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसके चलते चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज कैसे आगे लेकर चलना है। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसमें पहले मैं आप लोगों को बता दूं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है बेसिकली एक तरीका प्लेटफॉर्म है जहां पर सोसाइटी का वेलफेयर करने वाली जो कंपनी है वो यहां पर बेसिकली लिस्टेड रहेंगी, जो कि वॉलंटरी या फिर कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहां पर अपना धन इकट्ठा करने के लिए, एक धन उठाने के लिए। तो जैसा मैंने बोला था ना, अगर मान लीजिए कल को हम लोग ये कैसी कोशिश करने लगे गांव के, अगर अपनी देश में जो गांव है, हर एक गांव में कम से कम एक गांव के अंदर में जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर एक डिजिटल बोर्ड लगा दिया जाए, ठीक है। और उस डिजिटल बोर्ड पे वहां पर कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा, मान लीजिए दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई चेन्नई में या फिर कोई हैदराबाद में, कोई मान लीजिए देहरादून में, कोई कहीं पर भी बैठा हुआ है, ठीक है, वो वहां से पढ़ाए और हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंच पाए यहां पर, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, फंड रेज करना पड़ेगा। तो उसी के चलते जो कैपिटल उठानी है यहां पर, अगर कोई ऐसी कंपनी ऐसा कोई काम करना चाहती है तो उसको लिए यहां पर फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो फंड जो यहां पर फिर यूज किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। पर लेकिन ये सारी वॉलंटरी होती है और वेलफेयर की स्कीम होती है, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं कि फोर्स करना है किसी को ये काम करने के लिए। तो ऐसी कोई कंपनी निकल कर आ रही है। तो सेबी के द्वारा एक टेक्निकल ग्रुप बनाया गया सितंबर 2020 में, कि जो चेयरमैन है उसमें यहां पर ये हर्ष बेनवाल जो यहां पर इसके चेयरमैन देखने को मिले, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे यहां पर किसके, नाबार्ड के, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन ये है कि कैसे सिचुएशन को नॉर्मल लेकर चलना है। तो वर्किंग जो ग्रुप है यहां पर ये, ठीक है, तो ये काम कर रहा है इसके ऊपर, जो कि अभी अर्लियर जो है यहां पर ये चेयर किया जाता है यहां पर इशात हुसैन के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर अभी ये चीजें हैं इनके द्वारा जून 2020 में रिपोर्ट सबमिट की गई थी। अभी आगे भी स्टडी करने की बात की जा रही है कैसे चीजों को लेकर चलना है। यूनियन बजट 2019-20 के बारे में बात की गई कि ऐसा कुछ होना चाहिए हमारी कंट्री में। ऑलरेडी ऐसा मॉडल कई सारी कंट्री में है, सिंगापुर में है, यूके में है, कनाडा में है, और भी कई सारी कंट्री ये मॉडल फॉलो कर रही है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हेल्थ केयर को इंप्रूव कर पाएंगे, इन्वायरमेंट को इंप्रूव कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंप्रूव कर पाएंगे, उनके लिए फंड इकट्ठा कर उनको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो सोशल जो एंटरप्राइज होता है उसका मतलब यही होता है कि सोशल प्रॉब्लम यानी कि सोसाइटी यानी कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसकी दिक्कतों को दूर करने की बात यहां पर आ जाती है। इसी के साथ में यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा जैसे कि पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे यहां पर फंड रेज करती है वो वाला फंडा नहीं होगा। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम करती है, कॉर्पोरेट जो फाउंडेशन है जैसे काम करती है, वो वाला फंडा यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये बात करें क्या क्या काम कर सकती हैं, इरेडिकेट करना, भुखमरी को मिटाना, पॉवर्टी को मिटाना, मैलन्यूट्रिशन और इनइक्वालिटी इसको हटाने में अगर पैसा लगेगा उसके लिए फंड इकट्ठा कर प्रोग्राम चला सकते हैं। प्रमोट करना, एजुकेशन, यहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, लाइवलीहुड मिलना चाहिए लोगों को, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, वुमेन को एम्पावरमेंट करना है, और एलजीबीटी जो क्वीर कम्युनिटी है उनको कैसे आगे लेकर साथ में चलना है। तो इन सब मुद्दों पर यहां पर ये काम करेगा। नेक्स्ट हेल्थ केयर को इंक्लूड करके चलेगा, सैनिटेशन भी रहेगा यहां पर, लाइवलीहुड में खासकर गांव वाले एरिया पर फोकस किया जाएगा, गरीब तबके पर फोकस किया जाएगा, इनकम के लिए मार्जिनल और जो स्मॉल फार्मर है उनको भी यहां पर लाया जाएगा, नॉन फार्म जो सेक्टर उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। इसी के साथ में सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी यहां पर लोगों को प्रोवाइड कराया जा सकता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल, इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, और फॉरेस्ट की जो वाइल्ड लाइफ है उनके कंजर्वेशन के लिए भी काम कर सकते हैं, स्लम एरिया के डेवलपमेंट के लिए, अफोर्डेबल जो हाउसिंग के लिए इन यहां पर बात कर सकते हैं, बेसिकली इंटरवेंशन टू सस्टेनेबल, और इसी के साथ में रेजिलिएंट जो सिटी है उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं।
तो ये अगर यहां पर कोई ऐसी कंपनी आती है सामने निकलकर, बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पर ये काम कर सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, पर्सनली यार मुझे बड़ा प्यारा लगा ये, इस तरीके से अगर कोई ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं तो सोसाइटी का काफी बड़ा वेलफेयर यहां पर हो सकता है। हेल्थ के बारे में बात की जा रही है और हेल्थ तो काफी इंपोर्टेंट है। ये हेल्थ किस लिस्ट में आता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में, बताइए जरा, रिवीजन हो जाएगा। बात करते हैं यहां पर बेसिकली, अभी हम लोग अगर इंपोर्ट करते हैं कोई मेडिकल डिवाइस, पहले ऐसा था कि यहां पर आप लोगों को पहले से ही क्लियरेंस लेना पड़ता था कि ये दवाई जो है, ये जो इक्विपमेंट है, ये आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 मंथ बिफोर आप लोगों को यहां पर क्लियरेंस लेना पड़ता था। अब वो क्लियरेंस वाला जो फंडा है, ठीक है, उसके बिना भी आप लोग पहले से यहां पर आप लोग यहां पर बेसिकली चीजों को ले सकते हैं, अपनी कंट्री में अंदर आप लोग लेकर आ सकते हैं। पर लेकिन कस्टमर तक पहुंचाने से पहले आप लोगों, यानी कि कंज्यूमर तक ले जाने से पहले आप लोगों को यहां पर इसको बेसिकली क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपोर्टर जो है वो कैन मेक ऑल नेसेसरी क्लियरेंस आफ्टर, जो यहां पर जो कस्टम क्लियरेंस होता है वहां से आप लोग क्लियर कर सकते हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब कोई सामान लिया जाता है तो कस्टम ड्यूटी लगती है, तो वहां से अपना क्लियरेंस कर सकते हैं। उसके बाद में कंज्यूमर को बेचने से पहले आप लोगों को यहां पर ये सारी जो चीजें हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि डिक्लेरेंस आफ्टर कस्टम क्लियरेंस, यहां पर सारी नेसेसरी जो भी डिक्लेरेंस होते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। तो लीगल जो यहां पर मीटरोलॉजी है, जो पैकेज कमोडिटी है, यहां पर रूल 2011 है, तो उसमें कुछ छूट यहां पर दी गई है, जो कि पहले ये था कि इंपोर्ट से पहले करना है, अब इंपोर्ट के बाद भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहां पर लीगल मीटरोलॉजी, जो यहां पर बेसिकली मीटरोलॉजी एक्ट 2009 का, उसके हिसाब से बातें की जा रही है। तो यहां पर एक्ट प्रोवाइड कराएगा एप्लीकेशन ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी है यहां पर आज के डेट में उसको कंप्लीट करेगा, और इसके साथ में जो भी चीजें हैं उसको नापेगा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यहां पर, जो भी यहां पर एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या मेजरमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखकर काम करेगा। ऑब्जेक्टिव जो है यहां पर बेसिकली यहां पर यह कि पब्लिक गारंटी यहां पर हो सके, पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर जाना चाह सके, सिक्योरिटी और एक्यूरेसी देखने को मिले। ठीक है, लीगल जो मीटरोलॉजी पैकेजिंग रूल है 2011 के, जो ये कम्युनिटी से रिलेटेड यहां पर तो इंश्योर किया जाता है, ताकि जो इन्फॉर्म किया जाए दो की चॉइस, यानी कि मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट मंगाना है, ठीक है, तो कम से कम उससे पहले एक चॉइस रहे कि हाँ ये इंश्योर किया जाए कि हाँ वो सही चीजें आ रही है यहां पर। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसेंशियल डिक्लेरेशन होना चाहिए प्री पैकेजिंग कि हाँ भाई साहब ये चीजें हैं इस तरीके से, तो यानी कि प्रॉपर वे में चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ढर्रे बेच चीजें चल रही है और काम ढंग से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आइए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों को क्विज अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखी, इंपॉर्टेंट डे के बारे में जानने को मिला, जो कि नर्सिस के बारे में था, थीम जरूर याद रखना। पानी मिला है उसके ऊपर स्टडी की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोगों ने 2 और न्यूज देखी, जो कि यहाँ पर हमारी कंट्री के जो मसाले हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड के बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज के बारे में जाना, जो दवाई का पेटेंट है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। नेशनल न्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो मीडिया की रिकॉर्डिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो समझा। स्टेट न्यूज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट दिए जा रहे हैं यहाँ पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो जाना। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो क्या क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या प्रोविजन है वो समझा। साइंस एंड टेक के बारे में बात करें तो 5G टेक्नोलॉजी में हम लोग किस तरीके से आगे चल रहे हैं और क्या क्या चीजें हम लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो मॉडल इंश्योरेंस विलेज के बारे में जाना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है गांव वाले एरिया में भी इंश्योरेंस को पहुंचाने के लिए। रिपोर्ट के बारे में बात करें तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जाना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था अगर ढंग से इसको समझा जाए। हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है इंपोर्ट ऑफ मेडिकल जो डिवाइसेज है उसके बारे में क्या क्या अभी बातें की जा रही है, पहले से क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर बताइए इसकी थीम क्या है, कौन सी राज्य है हमारी कंट्री का जिसको यहां पर ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, इसी के साथ में MIV क्या है, पहले कितना था परसेंट, अब कितना परसेंट कर दिया गया यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए। SSE क्या है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा आर्टिकल है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब का नाम आप लोगों को बताना है जिनको युद्धवीर अवार्ड मेमोरियल अवार्ड दिया गया है, और यहाँ पर CCSH की क्या है फुल फॉर्म, ये आप लोग बताइए। ठीक है, रिविजन करे बगैर मत जाइएगा, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, तो यहाँ पर रिविजन करना है, और इसी के साथ में आप लोगों को ये जो लेक्चर कैसा लगा उसको रेट करना है, यानी कि 10 में से कितने नंबर आप लोग इस लेक्चर को देंगे, तो जरूर बताया कीजिए ताकि इसको और इंप्रूव किया जा सके। सेंट्रल फार्म जो मशीनरी ट्रेनिंग और जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर कहां पर है, ये है यहाँ पर बुधनी, तो कहां पर ये लोकेटेड है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की बात की जा रही है पिक्चर में लाने की। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मार्केट में लाए जाएंगे। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021, ये 1 ईयर कोविड-19, तो यूनिवर्सिटी कौन सी जिसके द्वारा स्टडी की गई कि लोगों की जॉब कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो महिलाओं के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, कितनी जॉब चलेगी, क्या क्या चीजें, वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर समझी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 102 का जो अमेंडमेंट एक्ट है 2018 का, तो किस आर्टिकल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड सामने आया बताइए।
कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करती है, जिसका नाम है यहाँ पर स्वामित्व। स्वामित्व की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ऑपरेशन कौन सा है जो नेवी का है और कौन सा है यहाँ पर बेसिकली एयरफोर्स का है, जिसके चलते अपनी कंट्री के लोगों को बाहर से निकालकर हम लोग लेकर आए। जो बैरूत में ऑपरेशन चलाया गया 2006 में, उसका नाम बताइए। और यमन में ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम बताइए, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी नेवी के द्वारा जो ऑपरेशन चलाए गए। फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसके द्वारा सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल के लिए रेगुलेशन लाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आप लोगों से पूरा क्वेश्चन बन सकता है। और बिना ऑप्शन के आंसर देना सीख लिया तो एग्जाम में तो हलवा रहेगा, 4 ऑप्शन सामने, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल फार्म मशीनरी जो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, ये मध्य प्रदेश के अंदर में है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर ये स्टडी की गई कि कितने लोगों की जॉब गई है। आर्टिकल 338 बी, तो यहाँ पर 338 का जो बी है, इसके द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऐड किया गया, 102 अमेंडमेंट किया गया 2018 में। इसके ऊपर तो पूरा लेक्चर बना रखा है मैंने, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बाय बी, आप लोग सर्च कर लेना। अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूरा डिटेल में आप लोग को वहां पर समझाया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो इसके चलते यहां पर बात की जाती है स्वामित्व स्कीम के बारे में, जिसका मतलब है सर्वे ऑफ विलेज। जो विलेज है उनका सर्वे करना है, मैपिंग करनी है और इंप्रोवाइज करना है टेक्नोलॉजी का यूज करके जो गांव का एरिया है, ताकि किसके नाम कौन सा एरिया उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ऑपरेशन जो समुद्र सेतु है उसके बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर ये लॉन्च किया गया था नेवी के द्वारा 2020 में, और इसी के चलते वंदे भारत जो ये मिशन लाया था ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ताकि अपनी कंट्री के जो लोग हैं उनको अपनी कंट्री में वापस लाया जा सके। इंडियन नेवी के द्वारा यहां पर 2006 में बैरूत में और 2015 में यमन में ऑपरेशन चलाया गया। बैरूत में जो चलाया गया उसका नाम सुकून था और ऑपरेशन राहत चलाया गया यमन में, ठीक है। फर्स्ट कंट्री यूके है जो कि यहां पर ये अभी रेगुलेशन लेकर आ रही है सेल्फ ड्राइविंग कार से रिलेटेड, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो लेक्चर को रेट जरूर दीजिएगा, 10 में से कितने नंबर आप लोग इसको देना चाहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।